आपके अनुभव क्षेत्र भी मुझसे बहुत ही विस्तारित है, उसमें अगर मुझसे त्रुटियां हुई तो कृपया हमें क्षमा कीजिएगा, और जब भी मुझसे कोई गलतियां हो तो जरूर आप अभिभूत करिएगा, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। आप सभी का सादर प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का सर। जैसे कि आज हमें विषय दिया गया है, क्योंकि ये विषय हमको आप देखिए 4 मार्च 1921 इस धरा पे एक ऐसे विभूति जन्म लेते हैं जिन्होंने आंचलिक जो समस्या है जिसको लोग देख नहीं पाते थे, उनको हम सभी के समक्ष रखा है। और यदि हम उसको पढ़ नहीं पाए, उस चीज के बारे में जान नहीं पाए, तो हम कहते हैं कि ये नई पीढ़ी के लिए भी, और जो भी नहीं पढ़ पाए या जो भी उससे अवगत नहीं हो पाए, ये हमारे हिंदी साहित्य जगत के लिए हम कहेंगे कि बहुत ही पतनमुख स्थिति की बात है। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हमें ये विषय दिया गया जिसमें मैंने और भी कार्य किया, समझा चीजों को। फणीश्वर नाथ रेणु जी को शायद मैं इतने अच्छे से समझ नहीं पाई थी। विषयांगत अगर देखा जाए तो हम अपनी किताबों में उलझे रहते, उतना ही पढ़ते हैं, लेकिन जब हमें ये अवसर आपके माध्यम से दिया गया, एक जिज्ञासु बन के हमने जितना भी प्रयत्न किया, मैंने बहुत कुछ खोजा, और आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मुझे बहुत सी ऐसी चीजें जानने को मिली है जो शायद मुझे ये अवसर नहीं दिया जाता तो मैं नहीं जान पाती। आप सभी का बहुत ही धन्यवाद। रितु मैम, सर, आप सभी मुझसे बहुत बड़े हैं, धन्यवाद सर, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना कृपा और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। आज हमें जो विषय दिया गया है वो विषय है फणीश्वर नाथ रेणु एक दृष्टि। मैं कहती हूँ कि फणीश्वर नाथ रेणु जी पे एक ऐसे साहित्यकार जो जीवन में बहुत सी चीजें देते हैं, जिनसे हमें बहुत सी चीजें सीख लेनी है। और हम सच बता रहे हैं कि हमें ये लगता है कि हम उतना उनको जानने की कोशिश नहीं करते, हम अपने विषय के दायरे में रह के सिमट जाते हैं। लेकिन आज जब उनके व्यक्तित्व पे, कृतित्व पे हमें बोलने का ये अवसर मिला है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना है, तो संक्षेप में हम उनकी जानकारी देंगे आपको कि ये जन्म शताब्दी वर्ष क्यों है और आज ये विषय मुझे क्यों दिया गया है। क्योंकि 2021 और आप देखिए कि 7 मार्च अगर देखें उनके जीवन का, तो 4 मार्च 1921 से लेके ये जो समय चल रहा है ये भी 2021, यानी इतने में आप देखते हैं कि 100 वर्ष पूरे होते हैं। एक ऐसा उपन्यासकार जो आरोही हिंगना नामक गांव से, बिहार पूर्णिया जिले से वो साहित्यकार निकलते हैं, और वो साहित्यकार नहीं, एक आप कह सकते हैं कि एक ऊर्जावान, एक तेजस्वी, एक लोगों की संवेदनाओं को समझने वाले, एक ऐसे जुझारू जिनका जीवन राजनीति में भी बहुत सक्रियता, उनकी राजनीतिक सक्रियता ने उन्हें जीवन में ऐसे लोगों से मेल कराया जिन तक लोगों की आवाज नहीं पहुंच सकती थी। उनकी जो समस्याओं को उन्होंने इंगित किया है मैला आंचल जैसे उपन्यास में, जिन्होंने उनको इस क्षितिज पर एक ऐसा स्थान दिया जिसको हम कभी ना, हिंदी जगत में कभी ना भूलने की बात कह सकते हैं इस तरीके से। तो आज मुझे ये गौरव की अनुभूति हो रही है। उनका ये जन्म शताब्दी वर्ष है और हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्यशाली है कि हम अपने पूर्वजों को या अपने साहित्य सेवियों को, जिन्होंने साहित्य की, समाज की बहुत सेवा की, हम उनका अभिनंदन करने के लिए, और ये प्लेटफॉर्म हमें एक अवसर दे रहा है कि हम उस चीजों को व्यक्त करें। हम उनके जीवन के बारे में संक्षेप में ही बताएंगे। उनके कृतित्व, व्यक्तित्व का इतना विस्तार है कि शायद उसका हम बहुत ही आंशिक ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही क्षणिक चीजों में, क्षणिक समय में बहुत ही आंशिक चीजों को व्यक्त कर पाएंगे। लेकिन आप समझिए कि मेरे अंदर जो सम्मान है उनका लेके, जैसे उनके बारे में जब हम उनके व्यक्तित्व का, जैसे कहते हैं कि किसी के व्यक्तित्व के बारे में बताना है, आप कुछ चीजें उनके बारे में बताइए कि सामने वाला उनका व्यक्तित्व खुद ही जान जाए, आपको व्यक्तित्व बहुत ज्यादा बताने की जरूरत ना पड़े। ऐसे कुछ वाकया है उनके बारे में जिससे आप उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन खुद ही कर सकते हैं। जैसे एक वाकया मैं बता रही हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की जो कहता है कि मुझे शायद सम्मान उस तरीके से नहीं मिला जिस संगत में, एक ऐसे महानुभाव के संगत में, एक ऐसे साहित्य सेवी के संगत में गए जो बहुत ही उच्च हैं। उनकी तो मैं बिल्कुल
कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं उनके कहाँ पे हूँ, लेकिन वो मेरी इतनी मदद करते, इतनी सहायता करते हैं, इतना हमको ऊपर उठाते कि हमें एहसास होता है कि हम भी कुछ हैं। एक वाकया था, आप देखें कि जो ये समय रहा है जब ये 1936 गोदान, आप देखते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का गोदान के बाद अगर देखें तो साहित्य में गोदान के अलावा अगर देखा जाए तो गोदान ने जिस तरीके से, प्रेमचंद जी ने जितनी ख्याति प्राप्त की, गोदान ने राष्ट्रीय प्रतिनिधि काव्य के तौर पे, राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास के तौर पे जिस प्रकार छाया, हम कह सकते हैं कि उसके आसपास भी कोई उपन्यासकार उस समय अगर देखा जाए तो नहीं था। क्योंकि 1936 गोदान का अंत और इनकी शुरुआत, मैला आंचल, रेणु की शुरुआत और 54 तक मैला आंचल आता है। उस समय तक कोई इतनी हिमाकत नहीं किया कि हम तुलना करें, किसी की तुलना करें। और एक अंतर हमको साफ साफ दिखाई देता है कि जब हम बात करते हैं गोदान उपन्यास की और मैला आंचल की, रेणु की, तो कुछ लोग होते हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप कहेंगे कि रेणु जी का जो उपन्यास है वो उपन्यास उनका राष्ट्रीय उपन्यास है या एक आंचलिक उपन्यास है। एक व्यक्ति को दायरे में बांध के रख देना चाहिए था। ये चीज है कि एक व्यक्ति को हम दायरे में बांध सकते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगी इसमें। जब हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति जो बेलारी और सेमरी तक की चीजों को लिखता है, वो इंगित कर देता है कि ये बेलारी गांव का है, ये सेमरी गांव का है। प्रेमचंद जी के गोदान की बात करें कि बेलारी का है, सेमरी का है, बहुत ज्यादा वो क्षेत्र का वर्णन नहीं करते हैं। वो ये बताते कि हम ये लिख रहे हैं कि एक राष्ट्रीय, हमारा जो उपन्यास है वो राष्ट्रीय उपन्यास है। लेकिन मैला आंचल में रेणु जी वही चीज लिखते हैं कि ये मैला आंचल जो आपका उपन्यास है, ये एक आंचलिक उपन्यास ही नहीं, मैंने अस्थानीयता को, आंचलिकता को विस्तार इतना दिया है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य इतना दिया, जीवन मूल्यों को इतना दिया, लोक सांस्कृतिक तत्वों को इतना मेलजोल किया कि आप मुझे क्यों आंचलिक दायरे में बांध रहे हो। मैं आंचलिक दायरे से ऊपर जाकर, मैंने तो पहले ही, जब उनका आप एक चीज ये पढ़ेंगे कि जैसे ही उनकी मैला आंचल में भूमिका है, मैला आंचल में उनकी भूमिका है, वो भूमिका में इस बात को बहुत ही एक्टिव वे में लिख देते हैं, शुरुआत में ही इस चीज को लिख देते हैं कि मैं जो ये लिख रहा हूं, मतलब ये जो मैं लेखन कर रहा हूं, तो लेखन करने के दौरान मैं ये बता रहा हूं कि जिन बातों को मैं लिख रहा हूं वो पूरी निष्ठा के साथ लिख रहा हूं। आप मुझ पे कोई पटाक्षेप ना करें। मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस चीज को लिख रहा हूं। और मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ आंचलिक एक अंचल के उपन्यास नहीं है, मेरीगंज की उपन्यास नहीं है। ये मेरीगंज जैसे हजारों उन गाँव की, लाखों उन गाँव की होगी जो भारत की आजादी की बात एक स्वप्न सजाए थे कि हमें भी आजादी मिलेगी, आजादी के बाद हमारे भी सपने जो हैं वो सपने पूरे होंगे, हमारी सत्ता होगी, ब्रिटिश की हुकूमत नहीं रह जाएगी, तो हमारी भी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन जहालत और गरीबी, असमानता की स्थिति, ये वही स्थिति बनी रही जो एक व्यक्ति को मैला आंचल लिखने पे विवश करता है। और उन्होंने कभी ये चीज नहीं कहा कि मैं इसको राष्ट्रीय तौर पे दिखा दूं। नहीं, मुझे वो चीज नहीं दिखाना है, क्योंकि एक एक गांव से मिलके ये पूरा समाज, ये पूरा देश बना है, मुझे वो काम नहीं करना है। तो मैं थोड़ा सा ये बता रही थी कि ये हम मैला आंचल या रेणु जी को पढ़ रहे हैं, हम रेणु जी को इस तरीके से नहीं पढ़ रहे, हमें उनको किसी दायरे में बांधने की जरूरत नहीं। उनके व्यक्तित्व का विस्तार इतना ज्यादा है कि जब भी व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठने लगता है, उस पर लगातार लोगों के तंज आने लगते हैं कि कोई किसी की तुलना कैसे कर सकता है। हमने उनके बारे में ये बताया कि एक बार ये था कि आप देखिए कि 1936 यानी 51-54 का एक दौर है जब आप हिंदी साहित्य जगत में देख रहे हैं कि नई कहानी, नई कविता, जीवन में संत्रास्ता अवस्था, बहुत सारे मूल्य आ गए, ऐसे ऐसे मूल्य आ गए जिनके बारे में हम कहें कि लोगों को ये लगने लगा कि लोगों को छटपटाहट हो रही है, टूटन हो रहा है, पारिवारिक विघटन हो रहा है, सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। ऐसे समय में ये कह रहे कि जिसके पास रोटी ही नहीं है, जिसके पास एक वक्त की या दूसरों से दुख साझा करने की क्या बात करे, सामने वाला बच्चा भी भूखा, माता पिता भी भूखे, उस समय और वो बात क्या कर सकता है, दूसरी बात क्या कर सकता है। एक ऐसी गांव की स्थिति, एक ऐसी शहर की स्थिति है। तो एक दुनिया समानांतर की लीक से हटकर अगर ये कहानी लिख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि जो साहित्य की धरा है, जहाँ पे 10 लोग हैं, वहां पे इनकी क्या स्थिति होगी। लगातार संघर्षरत रहे, जीवन भर संघर्षरत रहे, इन्होंने अपनी पीड़ाएं भी व्यक्त की। ये तो हम थोड़ा सा कृतित्व की बात पहले इनकी कर दिए कि इनकी
कृतित्व से हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके व्यक्तित्व का विस्तार कितना होगा, इनके व्यक्तित्व में प्रेम कितना होगा, इनके व्यक्ति में करुणा संवेदना किस स्तर तक होगा। आप सभी का धन्यवाद सर। आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं फ्लो में, ये कि मैं थोड़ा फ्लो में बोल रही हूँ, तो ये चीजें हैं कि सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद सर। मैं रेणु जी का शुरुआती जीवन बता रही हूँ कि उनके जीवन के बारे में बोले तो 4 मार्च 1921 इनका जन्म होता है और औराई हिंगना करके पूर्णिया जिला बिहार। हिंदी साहित्य संसार में अपनी लेखनी के दम पे लोहा मनवाने वाले, लगातार शोषण के विरुद्ध अनवरत आवाज उठाने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आंचलिक के दायरे में मैं अपने तरीके से उनके जन्म शताब्दी वर्ष पे बांधना नहीं चाहूंगी, क्योंकि उनकी क्षितिज विस्तार, उनकी व्यापकता को देखते हुए मैं उनको इतने में नहीं, क्योंकि उन्होंने जीवन के विविध पक्षों को जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए दिया है। एक व्यक्ति बाल्यावस्था से राजनीति में सक्रिय होता है। जब लोगों की चेतना नहीं जगती है, वो एक बालक जिसको ये पता है कि फांसी अंक की कुछ पत्रिका है, ऐसे कुछ चुनिंदा पत्र थे उस समय। आप देख रहे थे कि लगातार संघर्ष हमारे जितने भी साहित्यकार रहे हैं, एक तरफ तो हमारी आजादी का बोलबाला है, आजादी की आवाज उठ रहे हैं, दूसरी तरफ साहित्यकार अपनी लेखनी से, साहित्यकार जो है अपनी लेखनी से वो क्या कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। एक साथ दोनों दायित्वों को, दोनों मूल्यों को निभाना था। साथ में उनका भी, यानी अपने जो भी हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, उनकी भी मदद करनी है। और अगर वो सच लिख दें तो जब्त भी होना है, और सच लिखने के साथ और भी सच लिख दें तो फिर उनके समानांतर खड़े और भी कभी उनको दबाने के। तो यार इतनी विषमताओं के बाद अगर कोई कवि निकलता है और लगातार उसकी कविताओं को, उसकी कहानियों को रिजेक्ट किया जाता है, फिर एक समय आता है कि मैला आंचल का प्रकाशन और रेणु जी बुलंदियों को छूते हैं। आप सभी का धन्यवाद। तो हिंदी कथा में इनका हमने कहा कि जीवन क्रम जो रहा है, बाल्यावस्था से राजनीति में सक्रिय रहे, समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा एक्टिव रहे। उन्होंने लगातार उसमें, उनका जुझारू व्यक्तित्व इस प्रकार था कि उन्हें सक्रियता दिखती थी। एक समय था कि समाजवाद हो, साम्यवाद हो, जहां भी आपको लगता कि राजनीति में ऐसी स्थिति आती है कि कोई भी चीज केंद्रीकरण नहीं है, यानी विषमता की स्थिति नहीं है, जहां पे वो समतामूलक समाज की दृष्टि रखता है, वहां पे हर एक संवेदनशील व्यक्ति जरूर पहुंचेगा। उनकी भी आस्था रही, लेकिन समय के साथ आपने देखा कि उनसे भी उनका मोह भंग हुआ, और मोह भंग हुआ तो एक साहित्यकार ने कभी उस चीज को छिपाया भी नहीं। ये व्यक्तित्व की विराटता है कि वो छिपाए नहीं इस बात को। वो मैला आंचल में साफ साफ लिखते, मैंने अपनी निष्ठा के साथ कभी भी किसी भी प्रकार की खिलवाड़ नहीं की है। मैंने व्यक्तिगत में बता रहा हूँ कि अपनी निष्ठा के साथ इस चीज को लिख रहा हूँ। और उन्होंने उसको लिखते हुए, सबसे पहले लिखते हुए ये बता दिया था कि जब आप मैला आंचल उपन्यास पढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है कि उपन्यास के पहले ही आपको बता दूं कि एक उपन्यास है मैला आंचल, जिसे वो इतने आप कह सकते हैं कि साहित्य जगत में छा गए। उसमें वो अपनी भूमिका में ही लिखते हैं कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि लेकिन एक लेखक जो ये कह रहा है कि कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज में मैं खड़ा होकर मैं कभी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी निष्ठा के साथ बोल रहा हूँ, और वो ईमानदारी उसकी लास्ट तक दिखती है। वो उसको जब लगता है कि समाजवाद सही नहीं तो समाजवाद के पक्ष में बोलता है कि ये ठीक नहीं है। जब उसे लगता है कि हाँ, साथ में आप देखिए कि जैसे उन्होंने सोशलिस्ट की बात की, ऐसे क्रांतिकारी भी जितनी पार्टियां खड़ी हो रही हैं, जब उनको लगे कि वो पार्टी सही नहीं काम करी, वो उसके भी पक्ष में बोलते हैं। यानी इस कंटकाकीर्ण मार्ग पर भी कोई साहित्यकार पैर रखकर और इतनी साफगोई से किसी बात को कहता है तो बहुत बड़ी चीज है। आप सभी का धन्यवाद। तो उनके बारे में संक्षेप में कि उनका जीवन जो रहा है बहुत ही संघर्षरत रहा, राजनीतिक चहलकदमी भी बनी रही। जल्दी उनका राजनीतिक
कह सकते कि राजनीति से मोह भंग भी हो गया, वापस वो लेखन में आ गए, क्योंकि एक छटपटाहट होती है, एक कवि की, एक लेखक की, एक साहित्यकार की छटपटाहट होती है कि जो समाज में घटित घटनाएं हैं, जो विषमताएं हैं, जो क्रूरताएं हैं, जो मनुष्य को या मानव को इस प्रकार पीड़ित करी थी, जिनकी आवाज जनकांक्षाओं वहां तक नहीं पहुंच पा रही जहां तक लोगों को सुनना चाहिए, उस तक हम आवाज को पहुंचाए कैसे। तो हर एक व्यक्ति जो संवेदनशील होता है वो बहुत दिन राजनीति में भी टिक नहीं पाता, क्योंकि वो उस तरीके से स्वच्छंद होकर बोल नहीं सकता। तो राजनीति में सक्रिय भागीदारी उनकी रही। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिए। आपने देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, गांधी जी जेल गए। अरे बचपन में इन्होंने तो बंदरी सेना टाइप में बना लिया था कि हमको किस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों को मदद देनी है। मतलब ये व्यक्तित्व जो एक बाल्यावस्था में होता है कि जब जन चेतना का संचार नहीं होता, बाल्यावस्था में आप कह सकते कि चेतन का वो प्रस्फुटन इस स्तर तक नहीं होता। यानी जिस व्यक्ति के अंदर इस बाल्यावस्था में ऐसी ऐसी चेतना, इतनी क्रांतिकारी चेतना, वो आगे किस प्रकार जाएगा, वो व्यक्ति कितना आगे जाएगा। लगातार राजनीतिक सक्रियता, और यही राजनीतिक सक्रियता रही कि एक व्यक्ति जब राजनीतिक सक्रियता के साथ तमाम झंझावातों को चीरते हुए निकल रहा है, तो जब वो मैला आंचल, पढ़ती परिकथा और बहुत सी तमाम उनकी कहानियां, दीर्घ तापा, कलंक मुक्ति, बहुत सारी है, लेकिन जो स्थान पाता है पढ़ती परिकथा और मैला आंचल, कि उन तमाम झंझावातों को, उसमें हर प्रकार की चीजों को, चाहे वो लोक संस्कृति हो, चाहे लोक की समस्याएं हो, लोक के उत्पीड़न हो, नारी की समस्या हो, जाति विषमता हो, इन तमाम चीजों को दिखा देते हैं। सादर प्रणाम सर, सादर प्रणाम सभी को। तो हम कहेंगे कि रेणु जी जो है, एक उनकी व्यक्तित्व की विराटता भी उसी अप्रतिम है, अतुलनीय है, जिनका हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। साहित्य की देन, साहित्य में ऐसी विभूतियों की देन हम सभी को कह सकते कि जीवन मूल्यों से गढ़ने का प्रयास करता है। हमारे पूर्वज जो इन चीजों को रखते हैं, उनसे हम सिंचित होकर बहुत आगे तक जा सकते हैं। उनके कृतित्व की बात करते हैं, व्यक्तित्व उनके जीवन में बात करें तो उनकी शादियां भी 3 हुई, और आपने देखा कि उनके जीवन में भी लगातार ये हुआ कि पहली पत्नी थी, तो पहली पत्नी सुलेखा देवी थी, तो उनका जल्दी ही देहावसान हो गया, और इसके बाद दूसरी पत्नी भी आई। हालांकि पारिवारिक अगर जीवन में कहें तो उनका साथ बहुत ही अच्छा रहा था, और उनके साथ के साथ उनका काम भी पूरा होता रहा था, लेकिन जल्द ही पद्मा जी भी नहीं रही। और इसके बाद आप देखते हैं तीसरी पत्नी जो परिचारिका के रूप में उनको, जब उनको बीमारी होती है तो ऐसे दौरान मिलती हैं, तो लगातार वो उनका पूरे जीवन भर साथ दें। के मिश्रा सर, आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सर, सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना आशीर्वाद बनाए रखें सर। एक बात है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी अगर नहीं होते, तो जिसकी बात गांधी जी कहते थे कि हमारा जो आत्मा है वो तो गांव में बसता है, ये भारत गांव का है, तो एक आंचलिक उपन्यास का जो लिखा गया मैला आंचल जैसा उपन्यास, जिसका आंचलिकता में दर्द छिपा था, इस दर्द को दिखाने वाला कौन होता। इससे बड़ी चीज हम जन्म शताब्दी पे उनको नहीं कहते कि उनकी ये देन थी, रेणु जी की ये देन थी कि हमको हमारी आत्मा से मिला दिया। मुझे मैला आंचल व्यक्तिगत रूप से पढ़ते हुए हर पल ये एहसास हुआ कि लोक संस्कृति का, लोक सांस्कृतिक तत्वों का, जीवन मूल्यों का जो संरक्षण उन्होंने किया, जो जीवन को सिंचित किया, डॉक्टर प्रशांत जैसे लोगों के माध्यम से जो हमको चित परिचित कराया है, वो अप्रतिम है। एक व्यक्ति जब जाते जाते ये कहता है कि मैं चाहे MBBS कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, पर जीवन में मुझे अंचल, माँ का अंचल, वो जो धरा है, जो मैं जीवन में कभी भी समझ नहीं पाया, वो अंचल तो मुझे यहाँ मिल रहा है। मैं कहाँ खोज रहा था, अंचल तो मेरा यहाँ पे था। मैं कुछ ऐसे वाकया है जो मैं बताना चाहूंगी। रेणु जी की राजनीतिक जीवन को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है जब उनके कृतित्व की मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि एक चीज साहित्य में तो ये चीज है कि साहित्य को कहते हैं समाज का दर्पण। साहित्य एक तरीके से सभी के हित की बात करता है, उन सभी की भी हित की बात करता है कि जो आज के समय में किताबों में साहित्य में है और जो नहीं है। कुछ लोग आते हैं जीवन में, चुनिंदा लोग जो साहित्य में, उनको भी लेके आते हैं जो बहुत दूर होते हैं, जिनको कोई देखने वाला, कोई समझने वाला नहीं है। उनके राजनीतिक जीवन को समझने से हमें लगता है कि समाज शास्त्र का
यह जीवन मूल्यों का समझ सिर्फ उसी व्यक्ति को हो सकता है जो अपनी गहरी अनुभूतियों से किसी से जुड़ा हो। अगर गहरी अनुभूतियों से आप संवेदनाओं से किसी से जुड़े नहीं है तो निसंदेह कह सकते हैं कि आप बनावटी तो जरूर लिख सकते हैं, पर दिल से जो सच्चाई होती है वो कभी नहीं लिख सकते हैं। तमाम ऐसे उपन्यास और चीजें लिखी जाती हैं जो चीज हमको दिखती है। तो रेणु जी के राजनीतिक जीवन में कहती है कि उनकी राजनीतिक सक्रियता, उनके जीवन के अनुभव, वो जो समाज की विसंगतियां थी, वो जाति प्रथा जैसी समस्याएं थी जिसको हम आज कहते हैं कि आज भी इसका अंत नहीं हो पा रहा है, वो उस समय की बात है। उस समय उन्होंने लिख दिया इस चीज को। और लोक सांस्कृतिक मूल्यों की जिनकी आज भी संरक्षण नहीं करे, लाखों लाख पैसे बाहर है, उनको भी उन्होंने लिख दिया। जाट जाटिन का नृत्य, वितापत का नृत्य, ऐसी ऐसी चीजों को दिखा के। और ये सबसे बड़ी बात है कि उनके उपन्यास में एक चीज देखने को मिला कि वो व्यक्ति जो ऐसी जगह पे है, हम लोग तो रोना रोते हैं, हमारे पास हजारों चीजें हैं खुशी मनाने के लिए, फिर भी हम खुशी नहीं मनाते। वो व्यक्ति जिनके पास खुशियों के तमाम कुछ नहीं है पर वो फिर भी खुश है, उस जीवन में खुश है, उस मिट्टी में खुश है, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर उपन्यास के बारे में उनको कहें तो उनकी कृति के जीवन में जैसे कहा कि मैला आंचल, पड़ती प्रथा, पड़ती परिकथा, ये सारे उपन्यास तो है ही। एक आपने सुना होगा कि तीसरी कसम, आप सभी सर लोग तो सुने ही होंगे। आप सभी का सादर प्रणाम सर, आप सभी हमसे श्रेष्ठ गुरुजन हैं। आप सभी का आशीर्वाद हम पर बना रहे, इससे सौभाग्य की बात इससे ज्यादा क्या हो सकती है। रेणु जी के बारे में एक वाक्य उन्होंने ये लिखा, आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में बताया कि खमार जो है वो साल भर कमाई, यानी साल भर की कमाई का लेखा जोखा तो खमार में ही होता है। 2 महीने की कटनी होती है, 1 महीने की मड़नी होती है, फिर साल भर की खटनी होती है, दबनी होती है, मड़नी होती है। और इन सबको जमा करके एक व्यक्ति जो लगातार परिश्रम और पसीने से सब कुछ एकत्रित कर रहा है, साल भर के खाए हुए कर्ज का हिसाब करके चुकाओ, बाकी ये रह जाए तो फिर सादा कागज पर जाके अंगूठे का टीप लगा के आ जाओ। हलवाहा चरवाहा तो फिर कर्ज खाओ, खमार का चक्र चलता ही रहता है। खमार में बैलों के झंड से डबनी मड़नी सब होती है। अरे ये जीवन जो था, ये बैलों के मुंह में जाली का जाब लगा दिया जाता है। गरीब और बेजमीन लोगों की हालत भी खमार के बैलों जैसी है, गरीब और बेजमीन। आपने बहुत जोरों जोरों से सुना होगा, जोरों शोरों से कि आजादी मिलेगी, सबका अपना घर होगा, सबका अपना जीवन होगा। जो अंग्रेजों ने आज तक हमारी जमीन पे कब्जा किया, हम अपने के साथ इतनी जाति नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ उन लोगों का? ये मैला आंचल जैसे उपन्यास में इसको क्यों रेणु ने लिखा? झूठ तो नहीं लिखा, सही लिखा। फिर और लोगों की दिव्य दृष्टि यहां तक कैसे नहीं पहुंची कि मुंह में जाली का जाब लगा होता है, जैसे मुंह में जाली का जाब बैलों के मुंह में लगा होता है। ऐसे व्यक्ति जो लगातार संघर्षरत रहता है, जो पसीना बहाता है, जिस खेत में सब कुछ उगाता है, उसके हाथ में 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे प्रेमचंद जी ने कहा, होरी के माध्यम से भी दिखने को मिला कि लगातार वो अपने भाई से कहते हैं कि लगातार परिश्रम करो, लेकिन हाथ क्या आता है हम लोगों का? जीवन ही ऐसा है, संघर्षरत है, इसी चक्र में रहना, इसी चक्र में मर जाना है। साहित्य की जगत में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं। बहुत सारी उपन्यासें लिखी जाती है, बहुत सारी कहानियां लिखती है, लेकिन वो सभी इतनी द्रवीभूत नहीं कर पाती, हम सभी को इतनी द्रवीभूत नहीं कर पाती। तो आज मुझे आप सभी का धन्यवाद सर। मुझे मैला आंचल, पड़ती परिकथा, तीसरी कसम जिसपे मूवी बनी है, तीसरी कसम फिल्माया गया है, ये उनकी कहानी है, मारे गए गुलफाम करके है, उस पर आधारित तीसरी कसम है। कहानी तो फिल्म तो इतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं बटोर पाई, लेकिन फिल्म के फिल्मांकन जो किया गया उसका एक एक दृश्य देखने लायक है। जब दृश्य को वो ऐसे जीवंत करते हैं कि जो बैल है वो बैल भी बोल उठता है, पेड़ पौधे भी लहला के खिल उठते हैं। मतलब वो जीवंतता समाज में जो दिखाते हैं, और प्रेम की अद्भुत, प्रेम का एक स्तरीय रूप दिखाते हैं जाके, न जात न कुछ, एकदम अटूट वो अस्तर जहां तक कोई छू नहीं पाता।
उनकी कहानी जो मारे गए गुलफाम पर ये आधारित है, तो स्क्रिप्ट में ये भी हुआ था कि जब मारे गए गुलफाम ये हुआ था कि फिल्माया जा रहा था, तो एक वाकया हुआ था। वाकया ये हुआ था कि इस फिल्म में राजकुमार और वाहिदा रहमान ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इसे वासु भट्टाचार्य ने निर्देशित किया था और इनके निर्माता थे सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र थे और हीरामन और हीराबाई का रोल अदा की थी राज कपूर वाहिदा रहमान। बहुत ही अद्भुत फिल्म है। ये हुआ था वाकया कि इसमें ये हो रहा था कि लास्ट में ये हो कि जो नायक और नायिका है उनका मिलन करा दिया जाए। जीवन में जो कटु सत्यता है, जो यथार्थवादिता है, उसको आदर्श में आरूढ़ करने की क्या आवश्यकता है। जब रेणु जी ने खुद ही बता दिया कि व्यक्तित्व की सादगी मेरी इस प्रकार है, मेरे जीवन मूल्य इस प्रकार है, वो भूमिका में लिखते कि मैं निष्ठा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, मुझे पैसे की उस तरीके से आवश्यकता नहीं बदले उस स्क्रिप्ट को। बहुत चला, बहुत ही अच्छा रहा। तो इस श्रेष्ठ जब साहित्यकारों को पढ़ते तो मन बिल्कुल गदगद हो जाता कि आज की पीढ़ी को ये क्यों नहीं पढ़ पा रहे इतना। ऐसे ऐसे जीवन मूल्य ये सभी हमारे साहित्यकार श्रेष्ठ जन, हमारे विद्वत जन हमें देके गए हैं। मौलिकता है, सृजनशीलता है, प्रयोगशीलता है, रचना कौशलता है और जीवन मूल्यों की ऐसी कसौटियां दे के गए हैं जिनको हम आसपास छू भी नहीं सकते। उस समस्या डॉक्टर प्रशांत जैसे लोगों के माध्यम से आज इस समाज को हमें बता रहे हैं कि आज के विद्वानों जो थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, डॉक्टर प्रशांत भी MBBS करके ऐसी जगह जा सकता था, पर उसने अपने थीसिस को, अपने जीवन को जीने के लिए क्या कसौटी चुनी और वो जीवन की कसौटी चुनने के लिए जिस अंचल में गया है वहां पे जो संतुष्टि है, जो छाव है, वो शायद वो अब्रॉड भी जाके उसको वो नहीं मिलता। वो प्रेम और ममता से अनभिज्ञ रह जाता वहां जाके। ऐसे पात्रों का सुगठन और इस तरीके से पात्रों के माध्यम से सामाजिक संदेश देने का जो रेणु जी का योगदान है साहित्य को, अतुलनीय है, श्रेष्ठ है। उनके बारे में और एक वाकया और भी है। जैसे कुछ बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे जैसे पढ़ने का ये होता है कि हम किसी भी साहित्यकार को पढ़ते हैं तो हम उनके सामाजिक पक्षों को देखते हैं, राजनीतिक पक्षों को देखते हैं, धार्मिक पक्षों को भी देखते हैं कि धर्म के माध्यम से या धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने क्या किया। तो जैसे भौगोलिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, विभिन्न कसौटियों पे कसने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारी कसौटियां हमको सिमिलर दिखाई देती हैं कि ठीक है, सभी उपन्यासकार वो देखते हैं, चाहे यशपाल जी हों, चाहे भीष्म साहनी जी हो, चाहे तमाम लेखक को, इवन कह सकते हैं कि नई दुनिया समानांतर पैरेलल चल रही थी, तमाम घटनाओं को लिख रही थी, बयां कर रही थी। पर एक उपन्यासकार या एक लेखक अपने पूरे साहित्य के जीवन में या कह सकते हैं कि रचना संसार में अगर अपना एक स्थान, एक अलग स्थान निर्धारित करता है तो जरूर उस लेखक में ऐसी बात रहती है कि जो उसको रचना संसार की शीलता में एक अलग स्थान दे पाता है। उन्होंने कभी ये चीज नहीं किया कि हम डायरेक्ट नारी के ऊपर लिख रहे हैं, इंगित नहीं किया नारी के ऊपर लिख रहे हैं, पर अपने लेखन में कुछ कुछ नारियों पे बिंदु डाल दिए जो आज की भी समस्या है नारी को लेके। जैसे एक वाकया ये है कि जब भी सामाजिक संघर्ष होता है और जो भी पराजित मानसिकता, कुत्सित मानसिकता होती है, उसको जब कहीं से विजय नजर नहीं आता, और ये आज की घटना नहीं है, हम कह सकते कि वैश्विक इतिहास में भी हम उठा के देखें तो ऐसी तमाम हमको घटनाएं दिखती है, तो फिर आज समाज कहाँ आगे गया। रेणु जी ने भी उस समस्या को जाते जाते अप्रत्यक्ष तौर पे लिख दिया। इसका मतलब हमारा देश आजाद होते होते और आज भी उन समस्याओं को लेके झेल रहा है। वो जाते जाते ये कह जाते हैं कि जब भी समाज में सीधा संघर्ष होता है उसमें सबसे अधिक नुकसान दोनों पक्षों की महिलाओं को उठाना पड़ता है। हम सामाजिक समानता की बात करते हैं, महिलाओं को हक देने की बात करते हैं, लेकिन एक लेखक दर्द लिखता है कि संथालिनों के साथ किस तरीके से भेदभाव कर रहे हैं, श्रेणियों के जो उच्च पायदान में बैठे जिनको समाज सुधारक का दर्जा दिया गया था, वो किस तरीके से इसका फायदा उठाकर निम्न जात को या लोगों को दबा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, समाज में ऐसी विसंगतियां क्यों व्याप्त है। इसके अलावा और भी कहते हैं, एक तो समस्या इतनी विकराल दिखती है कि जो लड़की जात होती है, यानी
हुजूर, आप एक डॉक्टर प्रशांत का वाक्य महिला आंचल में पढ़ते हैं कि उसमें होता है कि हुजूर, लड़की की जात बिना दवा दारू के ही ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो जाती है। ये अंतराल जब हम पढ़ते हैं या हम जैसी तमाम लड़कियां पढ़ती है जो जीवन में लगातार संघर्ष करती हैं, एक बार वो जरूर सोच के ये देखती है कि आज भी क्या समाज इतना आगे गया है। अंचल का ये परिवेश का 1954 में लिखा गया, क्या हम उससे आगे बढ़ पाए? हमारी असमानता की खाई क्या भर पाई है अभी तक? जाति व्यवस्था पे, नारी की स्थिति के बारे में, धार्मिक अंधविश्वास के बारे में, कुरीतियों के बारे में, अनेकों प्रकार की कुरीतियां, इन सभी के बारे में उन्होंने सभी पर विस्तार से, आप कह सकते हैं कि उस एक उपन्यास के दायरे में उन्होंने सब बांट दिया, सब कुछ दिखा दिया। जीवन के विविध रंग भी, उत्सव धर्मिता भी, समस्याओं का अंकन भी, नारियों के उत्पीड़न भी, वर्ण व्यवस्था भी, जाति की समस्या भी, उन तमाम जीवन की झंझावातों को भी दिखा दिया। ये जीवन है, इस जीवन में भी लोग जीते हैं, खुशियां मनाते हैं। और इन्होंने भी कल्पना की थी कि हम अच्छे स्थान पे जाएंगे, हमारी आवाजों को भी कोई उठाएगा, लेकिन नहीं बदला वो चीज। ऐसे साहित्यकार जब दर्द लिखते हैं तो निश्चित रूप से वो समाज को बहुत कुछ दे के जाते हैं। जब हम साहित्य की परिभाषा ही पढ़ते हैं तो पढ़ते ही हैं कि साहित्य सभी का हित, जिसमें सभी का हित समान देखा जाए। तो ये हमारे श्रेष्ठ विद्वत जनों का यही है कि इन सभी उपन्यासकार, साहित्यकार, जिन लोगों ने भी सामाजिक योगदान दिए हैं, उन तमाम समस्याओं पे इंगित करके समस्याओं का समाधान अपने पात्रों के माध्यम से, चाहे वो काल्पनिक पात्र हो, उनके माध्यम से रचने बचने का प्रयास किए हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद आप सभी का सर, धन्यवाद। हो सकता है कि सर मैं कृतित्व पे या व्यक्तित्व के पक्षों पे बहुत ज्यादा एक दिशा में नहीं बढ़ पा रही हूँ, क्योंकि मैंने जिस प्रकार उनको पढ़ा है तो मुझे लगा कि दायरे में नहीं, थोड़ा विस्तार में करके जहां मुझे जैसे समझ में आ रहा मैं अपने अनुसार उसी प्रकार बोल रही हूँ। जी आप सभी का धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी को। जब हम जीवन में होता है कि जैसे रेणु जी को ही पढ़ रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जीवन मूल्यों में जो उनकी कठिनाइयां थी, तमाम झंझावाते थे जीवन के, ऐसा नहीं था कि उन्होंने लगातार प्रयास नहीं किए कि लेखन के उस स्तर में आए या लेखन के बीच के स्तर में आए, सभी प्रकार के जीवन मूल्यों को या सभी समस्याओं का इस प्रकार उठाने की साहित्य में जो समाज वो एक ऐसा स्थान था जो उसको नहीं दे रहे थे, मतलब एक ऐसे स्थान पे थे जब वो लगातार 1936 यानी गोदान का वही लेखन प्रेमचंद जी का गोदान होता जो पूरे आप कहते थे कि साहित्य संसार में तहलका मचा देता है। इसके बाद ये लगातार प्रयास करते हैं बट हमेशा विफल रहते हैं। तो उनके बारे में ये उनके पुत्र वगैरह से लगातार ये इंटरव्यू हुआ है, साक्षात्कार के दौरान पूछा गया है कि उनको क्या लगता था, उनकी आत्माएं भी तड़पती थी। तो उनका सीधा सा सरल सा जवाब होता था कि नहीं, वो अपनी बात में बहुत ही स्पष्टता के साथ थे। वो रचना धर्मिता में भी अपनी उत्सव को ढूंढते रहते थे। उन्हें पता था इन समस्याओं को उकेरते उकेरते, क्योंकि वो उस समाज को जीते थे और जीते थे। आप उनके लगातार बहुत सारे उपन्यास हैं तो लगातार उसमें देखेंगे बिहार और पूर्णिया के अंचल या आसपास के बिहार के और भी इलाके, उनके माध्यम से वो लगातार बताते हैं कि मैं इसी क्षेत्र के बारे में पूरा बता रहा हूँ। और इस क्षेत्र के बारे में बता रहे नहीं, पूरे भारत के क्षेत्र के बारे में ऐसे तमाम अंचल है। मैं तो एक के बारे में इंगित कर रहा हूँ, ऐसे तमाम अंचल है जहाँ पे गरीबी भी है, जहालत भी है, विषमता भी है। समस्या उत्पादन की नहीं है। उन्होंने ये भी ध्यान दिलाया कि समस्या उत्पादन की नहीं है। जैसे आज कहा जाए कि आज कोई भी व्यक्ति अगर भूख से तड़प के मर रहा है तो क्या हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है, हमारे पास अधिक उत्पादन की स्थिति नहीं है, या हमारे यहाँ समतामूलक वितरण उस स्तर तक नहीं है, या उस वंचित तबके तक लोग पहुंच नहीं पा रहे, या बीच में ही ऐसी घोटालेबाजी हो जा रही है, या लोगों की संवेदना ही इतनी मर चुकी है कि उस व्यक्ति को उस किनारे कर दे रहे, या कर भी रहे, उनको दे भी रहे तो फोटो खिंचवा के बस सीमित कर दे रहे। साहित्यकार ने ऐसी धर्मदारिता नहीं निभाई, ऐसी धार्मिकता अपनी वो नहीं निभाई। उन्होंने कहा नहीं, एक ऐसा उपन्यास लिखेंगे जो यहाँ पे नहीं, आप कह सकते हैं कि वैश्विक पटल पे वो छा जाएगा।
कि ये समस्या थी। आज भी अगर उसको पढ़े तो उस दशा को, उस स्थिति को आप महसूस कर पाए कि ये भी है स्थिति। वो जब संबदिया जैसा पात्र गढ़ते हैं तो पात्र के माध्यम से ये गढ़ते हैं कि एक संबदिया जैसा पात्र जो विश्वसनीयता के साथ अपनी माँ तुल्य जो बड़ी बहू होती है उसको मानते हैं, वो बड़ी बहू है, समाज की, वो गांव की है। लेकिन ऐसा भी क्या जीवन में, क्या ऐसे भी रिश्ते होते हैं? हम तो आज जीवन के उन मूल्यों को, उन रिश्तों को नहीं निभा पाते जो अपने खास हैं। लेकिन संबदिया जैसे पात्र को गढ़ के ये दिखाया गया है कि समाज में सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, उससे भी बढ़कर बहुत बड़ा रिश्ता होता है, माँ का रिश्ता है उसका। संबदिया पात्र जब बड़ी बहू नहीं रह जाती, वापस आता है, वो चाहता है कि गांव से ना जाए, लेकिन आप देखते हैं कि गांव से जब चली जाती, विदा ले जाती है, तो कहता है माँ पैरों तले पकड़ के कि आप मुझे छोड़ के चली गई, कैसे रहेगा ये गांव। ये संवेदनाएं, ये छोटी छोटी संवेदनाएं इंसान को जीवित रखती है उनको। धन्यवाद आप सभी का सर, धन्यवाद। राजनीतिक जीवन में उन्होंने अंत में आपने देखा कि जब बाल्यावस्था में वो स्कूल कॉलेजों में थे, मतलब स्कूल में थे, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था, संगठन बनाया था। संगठन के माध्यम से वो लगातार स्वतंत्रता सेनानियों की भी मदद करते थे। उस समय इंदिरा गांधी भी उनकी हेड थी। लेकिन एक समय आया जब 1975 आपातकाल लागू हुआ, जब लगा कि लोगों के जीवन को या लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का प्रयास एक कुत्सित प्रयास है, ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं था को चुप मार के बैठे। उस समय उसके विरोध में जेपी नड्डा के साथ वो उस जेपी नारायण थे, नड्डा नहीं थे, जेपी नारायण जी के साथ वो मिलकर सुर में सुर मिलाए। अंततः वो जब 23 मार्च 1977 को जब आपातकाल हटा तो उनको लगा कि ये हमें स्वतंत्रता मिली, हम जेल में रहे, संघर्षरत थे। हालांकि वो उस समय उनकी स्थिति थी कि वो बीमार हो चुके थे। लगातार वो जीवन भर संघर्षरत रहते हुए बीमारी जो थी वो जैसा मैला आंचल में लिखी है। सबसे बड़ी बात तो ये कि उस जीवन को जी रहे थे। उनको लगातार वॉमिटिंग, उल्टी उस तरीके से होती थी, खून की वॉमिटिंग, तो उनको लास्ट समय ये हुई थी। और वो जैसे जिस जहालत, जिस गरीबी की बात बता रहे, हालांकि उनको जिस जीवन, जैसे वो घर से आते तो बोला जाता है कि ठीक है वो संभ्रांत परिवार से आते, बहुत वो नहीं माना जाता। हालांकि उनके पिता, ये था कि उनके यहाँ पे कृषक जैसी स्थिति थी कि खेती करने वाली ऐसी स्थिति थी, लेकिन वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। परिवार भी उस टाइप में, मतलब थोड़ा सा आप कहेंगे कि परिवार भी बहुत छोटा नहीं है, बड़ा भी है, और उस जैसी स्थिति नहीं थी कि बहुत ही धनाढ्य परिवार से थे। और फिर साहित्यकार का जीवन ही ऐसा होता है कि वो सब कुछ अपना समर्पित कर चुका होता है, तो उसमें वो जिसमें मोह और लालच रह गई, वो साहित्यकार शायद उस तरीके से लिख नहीं पाता। तो 1942 में जब वो राजनीति में सक्रिय हुए और 1975 तक आते आते वो आपातकाल के समय भी अपनी आवाज को उठाए हैं। 1950 में नेपाली जनता को राणाशाही शासन के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का काम किए। वहां की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में लगातार वो संघर्षरत रहे, और जब मोह भंग हो गया तो मोह भंग होने के साथ ही वहां से निकल आए। हाँ, लोकनायक जयप्रकाश जी, जी सर, हाँ वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, जेपी नड्डा जी। वो तो वो लगातार इस तरीके से अपने जीवन में सदैव समाज को कुछ देने का प्रयास करते रहे। अंत में मैला आंचल की स्वर्णांचला माता के बारे में अगर कहा जाए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, एक बहुत बड़ी बात कही है कि वेदांत की बात करते हैं, भौतिकवाद की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े जीवन मूल्यों की बात करते हैं। कुछ लोग वेदांत की बात करते हैं, भौतिकवाद की बात करते हैं, सापेक्षवाद की बात करते हैं, मानवतावाद जैसे मूल्यों की बात करते हैं। हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है, आज भी रो रही है। जब हम कहते हैं कि आज सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेटिक प्रॉब्लम, जलवायु परिवर्तन की समस्या, वो उसी समय कह गए थे कि जर्जर प्रकृति रो रही है। जो संथाली ने आकर लगातार उस जर्जर भूमि को आबाद बना रही है, उस आबाद का पैसा तो कोई और मार रहा है। वो जो खून पसीना बहा रहा, उसकी जो खून पसीने की कमाई थी उसको खा तो कोई और रहा है। प्रकृति रोएगी नहीं तो और क्या करेगी। उन्होंने कहा कि जैसे शिकारी होता है ब्यात को तीर से जख्मी हिरण सावक सी मानवता को पनाह कहाँ मिलेगी। ये मनुष्यों पे एक
एक तरीके से व्यंग बाढ़ छोड़ा गया है कि अट्टहास के साथ वो कहते हैं कि व्याधों के अट्टहास रो आकाश हिल रहा है, छोटा सा नन्हा सा हिरण हाफ रहा है। छोटा सा नन्हा सा हिरण, कुचले लोग, दबे लोग, छोटे फेफड़े, क्योंकि आपने देखा वहां पे कालाजार, हैजा, तमाम बीमारियां थी। तो बोला कि छोटे फेफड़े की तेज धुकधुकी, नीलोत्पल नहीं ये अंधेरा नहीं, मानवता की पुजारियों की सम्मिलित वाणी गूंज रही है आकाश में। मानवता की पुजारियों की सम्मिलित वाणी है, पवित्र वाणी। उन्हें प्रकाश मिल गया है, प्रकाश मिल गया, आजादी मिल गई है उनको। पर वो आजादी की चकाचौंध तो कुछ क्षेत्र विशेष तक है, वो तो बहुत ज्यादा फैली ही नहीं। तेजो में थोड़े जागृत हो, छत विछत, एक ऐसी स्थिति नहीं है जैसे एक लावारिश हो, वो छत विछत स्थिति में, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। एक ऐसी स्थिति में पृथ्वी के घाव पर शीतल चंदन लेप रहा है। प्रेम और अहिंसा की साधना सफल हो चुकी है। फिर कैसा भय, कौन सा डर है? विधाता की सृष्टि में मानव ही सबसे बढ़कर शक्तिशाली है। उसको पराजित करना असंभव सा लगता है। प्रचंड शक्तिशाली बमों से भी नहीं, मतलब उसको आप बमों से भी नहीं परास्त कर सकते। आदमी है, गिनती नहीं। लेकिन उस आदमी की आदमीयता, इंसान की इंसानियत मर कहाँ गई फिर? और अंततः आप देखते हैं कि एक उपन्यास जिसके शिरोमणि ने हिंदी साहित्य की क्षितिज पर अपनी एक लेखनी इस प्रकार दर्ज कराई कि उनका लोहा मनवाने वाला कोई दूसरा नहीं है। वो एक डॉक्टर प्रशांत जैसे पात्रों को केंद्र में लाकर ये बताते हैं कि जो बहुत ही लैविश स्टाइल जी सकता था, वो अंत में जाते जाते करुणा और संवेदना से इस प्रकार सिंचित होता है कि अपनी दोस्त से जो अच्छी स्थिति में, उसे कहता है ममता में फिर काम शुरू करूंगा। यही इस गांव में, इसी अंचल में समस्या गरीबी की और जहालत की है। समस्या का शोध करने में दवा लेके आए थे। दवा किस किस चीज के लिए दवा देंगे? आज जो हजारों समस्याएं हैं, कोरोना जैसी बीमारियां हैं, आप कितनी चीजों का दवा का निदान करेंगे? जब समस्याएं जड़ से इस तरीके से कीड़े लगे कि आपको अंदर ही अंदर वो खाए जा रहे, ऊपर से आप लेप लगाकर कितना कुछ शोध कर देंगे, कितना सुधार कर देंगे उसमें। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। मैं साधना करूंगा ग्रामवासिनी माँ अंचल, मेरी माँ स्वर्णांचला की। भारत माता के मैले आंचल तले में रहूंगा। मैले आंचल, माँ का आंचल तो साफ सुथरा है। मैले आंचल मतलब वो गरीबी जहालत की आंचल, जो धरती माँ ने सब कुछ दिया, सब दिया, लेकिन हमने उनके अंचल को गंदा कर दिया, मैला कर दिया, धूमिल कर दिया। मानव ने निसंगति एक तरीके से ऐसे संहार किए, जीवन में ऐसी ऐसी समस्याओं को लेके आए। जो आंचल स्वच्छंद वो साफ नहीं रहा, वो धूमिल हो गया आंचल। उस मैला आंचल में फिर वही साफ, वही स्वच्छंदता, वही साफ, मतलब कि वही वो एक साफ स्थिति, एकदम सुंदरतम स्थिति लाने के लिए मैं कम से कम भारत माता के मैले आंचल तले कम से कम एक ही गांव के कुछ प्राणियों को, ज्यादा नहीं, कुछ प्राणियों के मुरझाए ओठों पर मुस्कुराहट का कारण तो बनूं मैं, और उन पे मोटों की मुस्कुराहट लौटा दूं, उनके हृदय में आशा और विश्वास की ज्योति जला दूं। जीवन मेरा सफल है। जब कभी भी कोई उपन्यासकार, साहित्यकार, लेखक एक व्यक्ति को, और एक व्यक्ति जो बहुत आगे जा सकता था, जब हम तमाम चीजें, ये जीवन क्या दौड़ हमने समझ लिया। साहित्यकार जो बनते हैं, जब हम कहते कि हमें एक चीज व्यक्तिगत रूप से ये लगता है, जब हम साहित्यकार से, जितने भी श्रेष्ठ जन, विद्वत जन से मिले हैं, वही साहित्यकार वास्तव में लगते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ लुटा के दूसरों की जिंदगी को जिया है, उसको लिखा है। सच तो यही है कि वही साफ दिखता है, वही सत्यता में उद्घाटित होता, बाकी तो सब छलावा लगता है। ये जीवन मूल्य जो इन्होंने लिखा है, डॉक्टर प्रशांत जैसे चरित्रों को गढ़ा है, ये कोई और नहीं है, ये उनका खुद का जीवन है। उन्होंने जिया है, उस जीवन को जीते हुए उस जीवन को लिखा है। धन्यवाद सर, आप सभी का धन्यवाद सर। अभी सभी श्रेष्ठ जनों का धन्यवाद, आप सभी का आशीर्वाद बना रहे सर।
धन्यवाद आप सभी का। तो 7:45 हो गया सर, समय भी हो गया है। धन्यवाद सर। सुधीर सर आप बोल रहे हैं धन्यवाद। हाँ धन्यवाद अदीप सर, सभी सर को मेरा धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज राष्ट्रांगण टीवी ने ये माध्यम दिया और माध्यम से मैं उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली खुद के लिए ये मौका, ये अवसर समझूंगी, क्योंकि इस अवसर ने हमें बहुत ही गहराइयों से पढ़ने के लिए, विवश तो नहीं कहेंगे, उत्सुकता भर एक तरीके से उन्होंने एक अवसर दिया और मैंने इसको लिया। मुझे बहुत ही अति प्रसन्नता हो रही है कि इसी बहाने हमने थोड़ा और भी जानने का प्रयास किया अपने उन साहित्यकार, एक ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी साहित्यकार के बारे में जिनके बारे में शायद उस स्तर तक नहीं जाने थे, उस स्तर तक मैंने प्रयास नहीं किया था। और समस्या ये भी है कि बहुत सी हमारे हिंदी जगत में की बहुत सी सारी चीजें ये है कि उन साहित्यकारों को उस स्तर तक का सम्मान भी नहीं मिल पाता और हम तक वो सारी चीजें पहुंच भी नहीं पाती। और जो हमारी पाठक, एक तरीके से हमारा जो पढ़ने का दायरा होता है वो किताबी दायरा इस प्रकार बांट दिया जाता है कि हम उससे बाहर सोच भी नहीं पाते हैं। अगर ऐसे कार्यक्रम होते रहे और खासकर हम जैसे, आप कह सकते हैं कि नवोदित लेखक, और नवोदित लेखक भी हम अपने आप को नहीं कहेंगे कि नवोदित अध्येता ही मान लीजिए कि साहित्य को पढ़ने वाले, तो हमें एक ऐसा अवसर मिलता है कि जीवन में हम बहुत कुछ जानने का प्रयास करें और खासकर अपने उन पूर्वजों के, उन ऐसे जीवन मूल्यों को देने वाले साहित्यकारों के बारे में जिन्होंने जीवन में विसंगतियों को, विषमताओं को मिटाने का भरसक प्रयास किया, अपने पूरे जीवन काल में किया, अपने पूरे जीवन काल में समाज को बहुत कुछ देने का प्रयास किया। तो 4 मार्च 1921 और 4 मार्च 1921 और ये है 2021। अब इस वर्ष हम आंचलिक उपन्यासकार के विराट व्यक्तित्व के धनी शिरोमणि, जो आंचलिक उपन्यास के शिरोमणि होते होते स्थानीयता में जीवन मूल्यों को, लोक साहित्य को, लोक संस्कृति को जीवंत करने वाले ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का कोटि कोटि प्रणाम भी करते हैं। और जन्म शताब्दी वर्ष पर हम कहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे साहित्यकार लगातार आते रहे जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार कुछ न कुछ ऐसी चीजें देते रहे जिसे हम जो थोड़े से समय में विचलित हो जाते हैं, हमें उनकी संघर्ष से बहुत कुछ प्रेरणा मिले, बहुत कुछ आगे जाने को, सीखने को मिले। सीखने को भी मिले कि एक व्यक्ति विविध धर्मी, बहुत धर्मी कैसे हो सकता है। एक तरफ वो धर्म को भी बहुत मानता है, समाजवादी विचारों से भी बहुत प्रेरित है, राजनीति में भी बहुत सक्रिय है, बाल्यावस्था से सक्रिय है, लोक संस्कृति को भी जीवंत करने जानता है, पारिवारिक धर्मिता को भी निर्वहन करने जानते हैं, समाज को बहुत कुछ देना भी जानता है। एक व्यक्तित्व बहुरंगी कैसे हो सकते हैं, एक व्यक्तित्व की विराटता, विस्तार इतना कैसे हो सकता है। बस एक ही चीज हो सकता है, उनकी स्वभाव में नम्रता, सहजता, विनम्रता, ये सबसे बड़ी चीज है। और उनके व्यक्तित्व में इतनी बात मुझे लगता है, और जो भी मैंने प्रसंग थोड़े बहुत बताए उसमें हमें लगता है कि उनके विराटता को मैं अपने आंशिक शब्दों में आपके समक्ष उतना उड़ेल नहीं सकती, कह नहीं सकती, लेकिन मेरा मन जान रहा है कि जितना मैंने पढ़ा, उनको जाना, तो उसको शब्दों में बयां करना कतई हम कह सकते हैं कि इतने आंशिक पठन पाठन से संभव नहीं है। हमें लगातार प्रयासरत रहना होगा, लगातार आप श्रीमन लोगों का हमें आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी का। तो सर आज का कार्यक्रम यहीं पे समापन किया जाए। सत्संग नमन। आप सभी श्रेष्ठ जनों का मेरा धन्यवाद। धन्यवाद सर सुधाकर, अदीप सर, आप सभी सर को मेरा धन्यवाद। आप सभी का सानिध्य हम पर बना रहे। आज की पीढ़ी लगातार अगर अपने साहित्यकारों को अपने मन में सजोए रखेगी तो निरंतर भारत मासनी
और स्वर्णांचला माँ का मैला आंचल कभी धूमिल नहीं होगा। बशर्ते हमें लगातार प्रयासरत रहना है, लगातार उनको जीवंत बनाए रखने के लिए अपनी विभूतियों को अपने दिल में संजोए रखना है, उनसे बहुत कुछ सीख लेके आगे जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर। फिर कार्यक्रम का समापन किया जाए। जी बिल्कुल, व्यक्तित्व में इंसान की, व्यक्तित्व में तो वही चीज होता है ना कि जो व्यक्तित्व है वही लेखनी में आएगा, वही आएगा। जीवन के अनुभव ही आप लेखन में ला सकते हैं। बिना जीवन के अनुभव के आप चीजों को लिखेंगे जरूर, लेकिन उसमें कुछ बदलाव नहीं उस तरीके से होगा, आप गढ़ी बातों को लिखेंगे। सत्सर नमन सर आप सभी का। तो सर कार्यक्रम का समापन किया जाए। पद्मकांत सर। धन्यवाद सर। पद्मकांत सर, आपने हमें यह अवसर दिया और आप सभी श्रेष्ठ जनों का हमें आशीर्वाद मिला। आप सभी के सानिध्य में मैं लगातार प्रयासरत रहूं। धन्यवाद आप सभी का सर, धन्यवाद। ठीक है सर, तो फिर कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सुधाकर अदीप सर, धन्यवाद।